Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to all of you. This is Saddam Hussain Maksi. Please let me know in the chat box, am I audible to all of you? आज का जो सेशन है ये होने वाला है प्रेसी एंड कंपोजिशन के हवाले से कि आप इस सब्जेक्ट में फॉर CSS 2025 एंड 26 आप किस तरह से मोर देन 70, 75, 77 आप स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग काइंडली मुझे बता दें कि मेरी वॉइस आप सबको क्लियरली आ रही है सो दैट हम अपना सेशन स्टार्ट करें। आज का सेशन थोड़ा लेंदी होगा डिपेंडिंग अपॉन के स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन कैसी है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे और जो स्टूडेंट्स एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं कर रहे और वो सेल्फ़ स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये लेक्चर उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है कि जी वो एक लेक्चर सुनने के बाद किस तरह से इस सब्जेक्ट को खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे बताएं कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो 2025 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं जिन्होंने MPT पास कर ली है। यस, प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है इसमें आप इजीली 75 प्लस स्कोर कर सकते हैं। कैसे 75 प्लस स्कोर करना है इसी हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। आपने कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, वेदर इट इज़ प्रेसी एंड कंपोजिशन, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, तो हर सब्जेक्ट के लिए आपने जो सबसे पहले एक काम करना है वो यही है कि आपने हर सब्जेक्ट के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी है। विदाउट स्ट्रेटजी हम कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो डेफिनेटली आपका वो सब्जेक्ट पास नहीं होगा। विदाउट स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि जी आप सुबह उठते हैं और रैंडमली चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कभी आपने कोई वोकैबुलरी प्रिपेयर कर ली कहीं से, कभी आपने कोई प्रेसी सॉल्व कर ली, कभी कोई आर्टिकल आपको नज़र आ गया आपने वो पढ़ लिया, यानी जहाँ से जो मटेरियल आपको मिला आपने वो पढ़ा। आपने कोई प्लान नहीं बनाया कि जी ये सब्जेक्ट है, इसको प्रिपेयर करने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए और कौन से सोर्सेज को कंसल्ट करना है और कैसे पास करना है। तो इसी हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे कि प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप सब लोगों को पता होगा कि प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा फेलिंग रेशो ऐसे में होता है और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो ज़्यादा फेलिंग रेशो है वो प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में है। सो प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है उसको पास करना बहुत ईजी है। अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी हो तो फिर आप इस एग्ज़ाम को, इस सब्जेक्ट के पेपर को ईज़िली पास कर सकते हैं। अब स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जी 2025 या फिर 2026 में जब आप अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो आपकी इस सब्जेक्ट को लेकर क्या स्ट्रेटजी होगी। साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं, जो भी आपको बताया जा रहा है उनको आप नोट डाउन करते जाएं और कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हों तो वो भी आप पूछ सकते हैं। प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है इसको हम डिवाइड करेंगे दो सेक्शंस में। पहला जो सेक्शन होगा उसमें प्रेसी है, कॉम्प्रीहेंशन है एंड ट्रांसलेशन है। ये फर्स्ट पार्ट है। इसके टोटल मार्क्स हैं आपके 50, यानी 20 मार्क्स आपके प्रेसी के, 20 मार्क्स कॉम्प्रीहेंशन एंड 10 मार्क्स आपके ट्रांसलेशन के हो गए। अब ये जो 50 मार्क्स हैं टोटल, इसमें आपने मेहनत कोई नहीं करनी है, हार्ड वर्क इसके अंदर नहीं चाहिए। सिंपली आपने क्या करना है, यू हैव टू लर्न कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग, जो कि आज ही हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने देखना है कि जी कॉम्प्रीहेंशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं और जब हम ट्रांसलेशन अटेम्प्ट करते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमने जहन में रखनी हैं, क्योंकि जब हम क्लास 6-7 में होते थे
तब जो ट्रांसलेशन करते थे वो ट्रांसलेशन अलग होती थी और यहाँ पर आपसे एग्जामिनर कुछ और डिमांड कर रहा होता है। अब ये जो चीज़ें हैं इसके लिए आपको रूल्स सीखने हैं, ट्रांसलेशन किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, लिखेंगे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के क्या रूल्स हैं, ये चीज़ें सीखने में आपको जो टोटल टाइम लगेगा ये 1 आवर लगेगा मैक्सिमम। यानी आपने 50 मार्क्स के लिए पहले 1 घंटा पूरा आपने लगाना है, जिसमें आपने सीखना है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग, हाउ टू राइट कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इसमें कोई भी क्रैमिंग पार्ट नहीं है, आपको कोई भी क्रैमिंग नहीं करनी, इसके अंदर कोई भी चीज़ आपने रिमेंबर नहीं, याद नहीं करनी है, मेमोराइज नहीं करनी है। इसके अंदर आपने जी पहले रूल सीख लिए तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा आपका वो होगा आपकी प्रैक्टिस एंड इवेल्युएशन। यानी जो 50 मार्क्स हैं वो इजीली आप इसमें से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जस्ट 1 घंटा आपने देना है किस चीज़ को, प्रेसी के रूल्स को सीखना है, उसके बाद आपने कॉम्प्रिहेंशन के रूल्स को सीखना है, देन ट्रांसलेशन कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये आपने सीख लिया। उसके बाद आपने अपनी इवेल्युएशन करवाना स्टार्ट करनी है। आपने असेसमेंट को देखना है कि जी आप अपनी इवेल्युएशन कैसे करवा रहे हैं, कितना स्कोर आ रहा है आपका। जब आप इवेल्युएशन करवाएं तो आप प्रेसी फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो प्रेसी आप करें पास पेपर से, 2024 से आप स्टार्ट करें और फिर रिवर्स में जाएं पीछे 2023 में, फिर 2022, इस तरह आप प्रेसी अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह आप कॉम्प्रिहेंशन को भी अटेम्प्ट करेंगे। प्रेसी इन कंपोजिशन की जो प्रैक्टिस है 8 to 10 प्रेसीज आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी आपको कितनी प्रेसी आ रही है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन भी आप 8 to 10 ईयर्स की करें, देन 4-5 ईयर्स की ट्रांसलेशन करें। इतनी प्रैक्टिस काफ़ी होगी ये जो 50 मार्क्स का पोर्शन है इसके लिए। इसमें मज़ीद टाइम आपने इस्तेमाल नहीं करना अपना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जो पेपर है उसकी जो प्रेसी होती है वो हमें डिफ़िकल्ट लगती है, मुश्किल लगती है, तो पहले हम कोई इजी प्रेसी अटेम्प्ट करें। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपने, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि जी पहले हम इजी प्रेसी प्रैक्टिस करें उसके बाद हम डिफ़िकल्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। इतना टाइम नहीं होता, तो आपने डायरेक्टली जो है जो प्रेसीज हैं, और मुश्किल और इजी नहीं होता, खुद पे ट्रस्ट करें, आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। हो सकता है कि जी पहली प्रेसी अटेम्प्ट करने में आपको 2 से 4 घंटे लगे, फिर सेकंड टाइम जब आप प्रेसी अटेम्प्ट करेंगे तो 3 से 4 घंटे लगेंगे, यानी इससे थोड़ा कम टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल 1 to 2 आवर्स लग रहे हैं या फिर 2 to 3 आवर्स लग रहे हैं। अल्टीमेटली आप जब 6-7 प्रेसीज अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपकी एक प्रेसी 1 घंटे में हो जाएगी। क्लियर? हम सीख रहे हैं कि प्रेसी को भी हमने किस तरह अटेम्प्ट करना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेशन जो है वो लेंदी होगा और साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाएं। तो 50 मार्क्स हमारे हो गए प्रेसी के, कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन के। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है 50 मार्क्स का, उसमें आपको बहुत सारी एफर्ट्स लगानी है, क्योंकि जो रिमेनिंग पोर्शन है वो है ग्रामर पार्ट। जो ग्रामर का पोर्शन है ये 2 दिन 5 दिन में नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ग्रामर का मतलब क्या है जी, जो ग्रामर वाला पोर्शन है प्रेसी इन कंपोजिशन के पेपर में, उसमें आपने पेयर ऑफ वर्ड्स को प्रिपेयर करना है, आपने इडियम्स को प्रिपेयर करना है, आपने सेंटेंस करेक्शंस को देखना है, आपने पंक्चुएशन सीखनी है कि जी पंक्चुएशन कैसे लिखते हैं, हम सीखते हैं कैसे, रूल्स क्या रूल्स हैं पंक्चुएशन के। फिल इन द ब्लैंक्स को आपने पढ़ना है और वोकैबुलरी को देखना है। कभी कभी नरेशन का सवाल भी आ जाता है, तो इसलिए आपने नरेशन को भी जहन में रखना है। अब ये तमाम जो पोर्शंस हैं इनको मिलाकर जो स्कोर बनता है दैट इज़ 50। कभी 5 मार्क्स का पंक्चुएशन का सवाल होता है, कभी जो है आपके पास 5 मार्क्स के सेंटेंस करेक्शंस होते हैं, कभी 10 मार्क्स के हो जाते हैं, कभी पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, कभी इडियम्स आते हैं, कभी नरेशन आ जाती है, यानी चीज़ें चेंज होती रहती हैं।
कभी आपसे पेयर ऑफ वर्ड का सवाल नहीं पूछा होता, कभी नरेशन पूछी हुई होती है, कभी नरेशन की जगह पर इडियम्स होते हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कभी सेंटेंस करेक्शंस हैं, और जो 20 मार्क्स होंगे आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के भी होंगे। ये सारे पोर्शंस को मिलाकर हम ग्रामर पोर्शन कह रहे हैं। तो इसका जो स्कोर है ये है 50। अब आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, जो प्रेसी है, कॉम्प्रीहेंशन है और ट्रांसलेशन है, बहुत अच्छी होगी अगर आपकी प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन, तो आपका जो स्कोर होगा आउट ऑफ 50 ये हो सकता है जी 25 to 28 आउट ऑफ 50। ये इतना स्कोर आ जाता है बहुत अच्छे एक स्टूडेंट का इस वाले पोर्शन में, जिसके 50 मार्क्स हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग 50 मार्क्स हैं आप उसमें से स्कोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अगर आपके 20 में से 18 सही हैं तो आपको पूरे 18 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके इडियम्स सारे सही हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इडियम्स के। अगर पेयर ऑफ वर्ड्स आपके सारे ठीक हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स के। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? पहली जो गलती स्टूडेंट करता है वो ग्रामर को टाइम ही नहीं देता, ग्रामर वाले पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं कि जी प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन तो हमने सीख ली है तो उससे हमारा स्कोर आ जाएगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि उससे आपका स्कोर नहीं आया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे CSS 2020 का जो पेपर था उसमें एक स्टूडेंट का स्कोर है 77, एक स्टूडेंट का स्कोर है 78 आउट ऑफ 100। अब आप लोग मुझे खुद से बताएं कि वही सेम स्टूडेंट जब नेक्स्ट ईयर अपीयर होता है 2021 में, तो उसका स्कोर प्रेसी एंड कंपोजिशन में क्या होना चाहिए? आप गेस करें। एक स्टूडेंट है 2020 में उसका स्कोर है 78, 77 आउट ऑफ 100 इन प्रेसी एंड कंपोजिशन। सेम स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर ज़्यादा मेहनत करके एग्ज़ाम में अपीयर होता है, तो 2021 में इसका स्कोर क्या होना चाहिए? जबकि 20 में इसका स्कोर है 78 आउट ऑफ 100। तो 2021 में प्रेसी एंड कंपोजिशन में क्या स्कोर होना चाहिए? आप लोग कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ ही हैं। एक स्टूडेंट का स्कोर है 2020 में 78 आउट ऑफ 100, तो सेम स्टूडेंट का स्कोर ज़्यादा मेहनत करने के बाद 2021 में क्या स्कोर होना चाहिए? जी अहमद कह रहे हैं 85, 95। जी बताएं, आप सब लोग बताएं कि जी कितना स्कोर होना चाहिए। हरिया जी बताएं कितना स्कोर होगा एक स्टूडेंट का जिसने 2020 में 78 स्कोर किया है, तो 2021 में उसका क्या स्कोर होगा? यानी आप लोग यही कह रहे हैं कि सर 78, 80, 85 के आसपास ही एक स्कोर होना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। लेकिन हुआ क्या कि 2021 में सेम स्टूडेंट का स्कोर, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ कि सेम स्टूडेंट जिसका 2020 में प्रेसी एंड कंपोजिशन में 78 स्कोर है, उस सेम स्टूडेंट का 2021 में जो स्कोर बना वो है 40 to 44। तो एक स्टूडेंट का जो 2020 में अपीयर हुआ है उसका स्कोर 78 था, नेक्स्ट ईयर उसका 44 स्कोर आ गया। हाउ इज़ इट पॉसिबल? वेल इट इज़ पॉसिबल क्योंकि 2020 का जो पेपर आया था उसमें जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे वो इस स्टूडेंट के 18-19 सही थे आउट ऑफ 20। सारे इडियम्स भी ठीक थे, सारे पेयर ऑफ वर्ड्स भी ठीक हो गए, तो बहुत ज़्यादा स्कोर आ गया क्योंकि इस पर कंप्लीट फुल मार्क्स मिलने हैं। लेकिन 2021 में जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे उसमें से 1 या 2 आ रहे थे आउट ऑफ 20 क्योंकि बहुत पेपर मुश्किल बना था। सेंटेंस करेक्शंस भी नहीं हो रहे, इडियम्स भी नहीं हो रहे, तो एज अ रिज़ल्ट स्कोर 78 से ड्रॉप होके 40 to 44 तक पहुंच गया।
तो इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखना है कि जी कभी पेपर मुश्किल भी आ सकता है, तो आपने रेडी रहना है हर सिचुएशन के लिए कि कितना भी पेपर मुश्किल आ जाए फिर भी आप पास कर लें उस पेपर को। और ये तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है जब आप ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। सो आई थिंक यहाँ तक आपको पता चल गया है कि जी प्रेसिएंट कंपोजिशन की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पहले जो 50 मार्क्स हैं उसके लिए यू नीड प्रैक्टिस ओनली। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो पूरा लेक्चर सुने स्टार्ट से लेके एंड तक। प्रैक्टिस करनी है प्रेसी की, कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन की। उसके बाद जो रिमेनिंग 50 मार्क्स हैं, जो ग्रामर वाला पोर्शन है इंक्लूडिंग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैरा वर्ड, सेंटेंस करेक्शन, इडियम, पंक्चुएशन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सो ऑन, इसके लिए आप कंसल्ट करें पास्ट पेपर्स को। पहले पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर लें, उसके बाद टाइम मिलता है तो मज़ीद चीज़ें कर सकते हैं। जो 2025 में स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं वो 2000 से लेकर 2020 तक 24 तक ग्रामर के सारे पेपर्स को सॉल्व करें और उनकी 7 to 8 रिविजन्स करें। जो स्टूडेंट्स 2026 में अपीयर होंगे वो लोग 1975, 78 जहाँ से भी पेपर्स मिलते हैं वहाँ से स्टार्ट करें और 2024 तक पूरे ग्रामर वाले पोर्शन को सॉल्व करके उसको रिवाइज करना स्टार्ट करें। जो स्टूडेंट 2026 में अपीयर हो रहे हैं वो सारे पेपर्स कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो जीआरई लिस्ट को भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। यस, इंशाल्लाह लेक्चर को अपलोड कर देंगे होपफुली। चलें जी, अब हम बात करते हैं कि प्रेसी को हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस पूछते जाएं, लास्ट में सारे क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूंगा। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ प्रेसी? आप सब लोग मुझे बताएं कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ प्रेसी। ये प्रिसाइज नहीं है, इट्स प्रेसी। एस साइलेंट होता है इसके अंदर और ये एपोस्ट्रोफी टाइप इसके ऊपर होता है आर और ई के दरमियान। सो इट्स प्रेसी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेसी? प्रेसी की मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेसी? स्टूडेंट्स कहते हैं सर कि प्रेसी की मीनिंग है टू प्रिसाइज समथिंग, टू कंडेंस समथिंग, टू समराइज समथिंग, किसी चीज़ को शॉर्ट करना, टू द पॉइंट लिखना, यह है प्रेसी। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जी यही मीनिंग मिलेगी प्रेसी की, लेकिन हमने यहाँ पर ये वाली मीनिंग नहीं लेनी है। अब जो प्रेसी है उसका एक बेसिक रूल है, 2 बेसिक रूल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मज़ीद जो रूल्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक जो बेसिक रूल है वो ये है कि जी प्रेसी को आप 1/3 में लिख रहे होते हैं। आपको एक पैराग्राफ या फिर 2 पैराग्राफ्स या फिर 3 पैराग्राफ्स दिए हुए होते हैं और उसमें से आपने सेंट्रल आइडिया को कैप्चर करके एक पैराग्राफ में लिखना होता है और उसको एक सूटेबल टाइटल देना होता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रेसी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर 100 वर्ड्स हैं तो इसको आपसे कहा जा रहा है कि जी 33 to 37 to 40 वर्ड्स में कन्वर्ट कर लें 1/3 में, और कॉन्टेक्स्ट भी आपका वही रहना चाहिए, चेंज नहीं हो, सारे प्रेसी के रूल्स भी फॉलो किए हुए हों, एंड यू मस्ट बी कम्युनिकेटिव। अब एक गिवन पैसेज है, उसमें से हमने कोई भी चीज़ एक्सक्लूड नहीं करनी।
उसको एज इट इज़ रखना है, अपने वर्ड्स में बताना है, 1/3 भी करना है। अब ये 1/3 होगा कैसे? इसको 1/3 में हम तभी कन्वर्ट कर पाएंगे व्हेन वी हैव कमांड ओवर लैंग्वेज। सो प्रेसी की एक जो मीनिंग थी वो थी प्रिसाइज करना, समराइज करना, कंडेंस करना, शॉर्ट करना, टू द पॉइंट लिखना। एक ये मीनिंग थी प्रेसी की। हमने इसकी ये वाली मीनिंग नहीं लेनी है, ठीक है, इस पर हमने क्रॉस लगा दिया है। हमने जो इसको इंटरप्रेट करना है वो इस तरह से करना है कि जी प्रेसी का मतलब ये है कि आपको एक या फिर 2 पैराग्राफ्स या फिर 3 पैराग्राफ्स दिए हुए होते हैं, उनको आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने उसको 1/3 में कन्वर्ट करना है और सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने उसमें ऐड करनी है। अब ये कैसे होगा? ये तभी होगा व्हेन यू हैव कमांड ओवर लैंग्वेज। कमांड ओवर लैंग्वेज का मतलब ये है कि जी आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट आने चाहिए, आपका एक्सप्रेशन इम्प्रूव्ड होना चाहिए कि आप 100 वर्ड्स को 70 वर्ड्स, 30 वर्ड्स, 40 वर्ड्स में लिख सकें। आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब है कि जी कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपके पास वेरियस स्ट्रक्चर्स होने चाहिए कि सेम बात को किस तरह से मुख्तलिफ वर्ड्स में हम लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें तभी होंगी आपके पास जब आपकी लैंग्वेज पे कमांड है। अब वो स्टूडेंट्स जिनकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है वो प्रेसी अभी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जिनकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है वो प्रेसी के रूल्स सीख लें, उसके बाद वो क्या करें, उसके बाद वो ग्रामर पे काम करना स्टार्ट करें जी टेंसेस से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, आर्टिकल्स से, काफ़ी कंडीशनल्स होते हैं वहाँ से, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से, पैरेलल स्ट्रक्चर्स। ये ग्रामर को पहले ठीक करें। जब आपकी ग्रामर ठीक हो जाएगी तो आप प्रेसी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो समझ गए आप लोग कि जी व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ प्रेसी। एक तो इसकी मीनिंग यही थी कि समराइज़ करना, और दूसरी जो मीनिंग हमने सीखी वो है कमांड ओवर लैंग्वेज, क्योंकि आपको एक पैसेज दिया हुआ है तो उसको आप 1/3 में तभी लिखेंगे जब आपकी लैंग्वेज पे कमांड होगी, अदरवाइज़ नहीं लिख सकते। सो अभी आप लोग मुझे सारे कमेंट करके बताएं कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो काइंडली पूछ लें। तो जी आप सबको पता चल गया है कि प्रेसी की मीनिंग क्या है। आपके पास एक स्ट्रेटजी भी आ गई है कि इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें सो दैट हम 75 to 80 स्कोर कर सकें इस सब्जेक्ट के अंदर। आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग के रूल्स क्या हैं? पहला रूल प्रेसी राइटिंग का क्या है कि जी हम 1/3 में इसको लिखते हैं। ये कॉमन रूल है, सबको पता है कि एक पैसेज दिया हुआ होगा, एक पैसेज दिया हुआ होगा आपको, और उसके बाद आपने
एक पैसेज दिया हुआ होगा या फिर 2 पैसेजेस आपको पैराग्राफ्स दिए हुए होंगे और उसको आपने 1/3 में करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर क्या एग्जैक्ट 1/3 करना होता है, हमें वर्ड काउंट भी चाहिए होता है? नहीं, वर्ड काउंट नहीं चाहिए और एग्जैक्ट भी नहीं चाहिए। 1/3 का मतलब ये है कि जी जितना प्रिसाइज हो सकता है आप उसको प्रिसाइज करें और जो इरेलेवेंट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सक्लूड करें और आप शो करें कि लैंग्वेज पे आपकी कितनी स्ट्रेंथ है और आप कम्युनिकेट करें कि जी इसमें क्या बात हुई है। अब आपके पास एक रिलैक्सेशन है यहाँ पर कि अगर आप को लेट सपोज 100 वर्ड्स का एक पैसेज दिया हुआ है तो आपने उसको 1/3 में लिखना है, तो इसका मतलब ये है कि जी आप इसको 30 वर्ड्स से लेकर 40 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी अगर एक सेंटेंस ज़्यादा हो गया तब भी कोई इशू नहीं और अगर एक सेंटेंस कम है तब भी कोई मसला नहीं है, इस पे परेशान नहीं होना। काफ़ी टीचर सजेस्ट करते हैं कि लास्ट में वर्ड काउंट लिखें, टोटल वर्ड्स कितने हुए वो लिख दें और काउंटेड वर्ड्स कितने हैं वो बता दें। मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि जी आप लास्ट में वर्ड्स लिख लें, क्योंकि चेकर भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप एग्जैक्ट वर्ड्स मेंशन करें। लेकिन अगर कोई करता भी है तो इट्स फाइन, इससे पेपर को पास होना या फिर फेल होना इसके साथ पेपर का कोई भी ताल्लुक नहीं होता। आई रिकमेंड के लास्ट में वर्ड काउंट नहीं लिखें। हाँ, अगर एक सेंटेंस ज़्यादा हो गया तब भी इट्स फाइन और एक सेंटेंस कम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स कम्प्लीटली ऑलराइट। अच्छा, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जी स्टार्ट कैसे करें, तो ये लेक्चर जब अपलोड हो जाएगा तो इसको दोबारा से स्टार्ट से सब सुने और सब लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा और ये कहूँगा कि आप लोग इस पे कमेंट्स वगैरह भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि एंगेजमेंट होगी तो हम फिर इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज़ फिर मोटिवेशन नहीं होती है फ्री सेशंस प्रोवाइड करने की। तो अपलोड होने के बाद आई वुड रिक्वेस्ट के जी आप लोग इसको शेयर भी करिए और फीडबैक भी लाजमी दें। कैन वी पास इंग्लिश कंपोजिशन पेपर बाय फेलिंग इन प्रेसी? अच्छा मुइन, ऐसा नहीं होता कि जी प्रेसी फेल हो गई हमारी, अब क्या होगा? हाउ डू यू नो दैट कि जी आपकी प्रेसी फेल हो गई है? प्रेसी फेल या फिर पास नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिथ्स हैं मार्केट में कि जी प्रेसी फेल तो पेपर फेल। आपको कैसे पता कि प्रेसी फेल हो गई है? वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहा है उसकी इतनी तो प्रैक्टिस है, उसका ये लेवल तो अटेन हो चुका है कि जी अब वो एक गिवन पैसेज को पढ़े और उसको समझ सके कि इसमें क्या पूछा है और उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख सके। इतना तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, दिस इज़ वेरी बेसिक। उसके बाद जब आप प्रेसी के रूल्स फॉलो कर लेते हैं तो आपकी प्रेसी पास होती है, ठीक है? तो इसलिए परेशान नहीं हो कि प्रेसी पास या फेल, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका स्कोर प्रेसी में आ सकता है 7 to 12, इतना स्कोर आ सकता है। अगर आपका प्रेसी में 7 स्कोर है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेसी अच्छी है, बहुत बुरी प्रेसी आपकी नहीं थी। 12 अगर आपका स्कोर है, 11 स्कोर है, 10 है तो बहुत अच्छी आपकी प्रेसी है। फिर रफ ड्राफ्ट जो है वो आप लास्ट पेजेस पे बनाएं, लास्ट में बनाएं और जो फेयर करें आप, वो आपका फाइनली एक पैराग्राफ होना चाहिए। फेयर जो पेज होगा आपका उस पे रफ ड्राफ्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। रफ ड्राफ्ट और ये सारा काम आप लास्ट पेज पे रफ वर्क पे करें और जो फाइनल आपका फेयर पैराग्राफ हो उसको आप बस फेयर कर लें। ये हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जी रूल्स की हम बात कर रहे थे। पहला रूल था 1/3। अब आप लिखते जाएं रूल्स को, 1/3 में लिखेंगे। सेकंड जो रूल है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपकी कोई भी गलती माफ़ कर सकता है, ये वाली गलती माफ़ नहीं होगी। यानी 1/3 से लेंथ थोड़ी बढ़ गई तो इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये वाला रूल जो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ प्रेसी इन कंपोजिशन का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है और अगर ये रूल आपने फॉलो नहीं किया प्रेसी के अंदर तो इट मीन्स कि जी आप की जो प्रेसी है उसमें आपका स्कोर लाजमी 0 है आउट ऑफ 20। वो कौन सा रूल है? वो रूल ये है कि जी आपने जो प्रेसी अटेम्प्ट करनी है इट मस्ट बी, आप प्रेसी को थर्ड पर्सन में अटेम्प्ट करेंगे। थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ होंगे। हम फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल नहीं करेंगे
और सेकंड पर्सन का भी इस्तेमाल नहीं होगा। जल्दी से मुझे बताएं कि फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन्स कौन से होते हैं। थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में आपकी प्रेसी अटेम्प्ट होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है प्रेसी का, और अगर आपने इसमें गलती कर ली तो समझ लें कि जी प्रेसी में तो आपका स्कोर अब ज़ीरो ही है, क्योंकि एग्ज़ाम में और कोई गलती हो गई, जैसे लेंथ में इशू आ गया या फिर टाइटल बहुत सूटेबल नहीं है, तो जी कोई बात नहीं, टाइटल के जो मार्क्स होते हैं वो 5 होते हैं और जो पैराग्राफ है उसके 15 मार्क्स होते हैं। अब अगर आपका टाइटल जो है बहुत अच्छा नहीं है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छा टाइटल दिया है आपने 3 मिलेंगे, एक्सेप्शनल है 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बॉडी पैराग्राफ में 6 to 7 मार्क्स मिल जाते हैं जनरली। लेकिन अगर आपने ये जो रूल है कि जी आपने इसको थर्ड पर्सन में अटेम्प्ट करना है, ये अगर आपने नहीं किया तो समझ लें जी प्रेसी अब आपके उसके अंदर आपका स्कोर नहीं होगा। तो थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, दे, एनी नेम, ये होते हैं थर्ड पर्सन्स। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन और उनके फिर केसेस भी वो हमने यूज़ नहीं करने, जैसे कि आई, वी, मी, माय, आवर, अस, यू, योर। ये वर्ड्स यूज़ नहीं होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन्स प्रेसी के अंदर हम यूज़ नहीं करते, और ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। अगर आपने ये गलती कर ली तो समझ लेंगे जी प्रेसी का पेपर आपके हाथ से जा चुका है। ठीक है, तो ये गलती आप सब ने प्रेसी के अंदर नहीं करनी है। अब अगर कोई स्टूडेंट पूछे कि जी अगर प्रेसी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसे स्टार्ट हो रही है, आई वॉन्टेड टू विजिट अ प्लेस, ये प्रेसी स्टार्ट यहाँ से हुई है, आई वॉन्टेड टू विजिट अ प्लेस। अब यहाँ पर तो आई यूज़ किया हुआ है, अब यहाँ पर सर हम क्या करें? अब आई की जगह पे हम क्या लिखें? अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि जी आई किसके लिए यूज़ हुआ है। आप जब पूरा आर्टिकल पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी मोस्टली ये जो यूज़ होता है ये होता है ऑथर के लिए। तो हम लिखेंगे द ऑथर वांटेड टू विजिट अ प्लेस। तो हम आई को रिप्लेस कर रहे हैं ऑथर के साथ। ऐसे ही अगर कहीं पे लिखा हुआ हो वी, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स। डिपेंड करेगा कि कौन सा वर्ड ज़्यादा सूटेबल होगा, ह्यूमन बींग्स, पीपल। ठीक है, कोई भी वर्ड जो सूटेबल होगा वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आई और वी का इस्तेमाल नहीं होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, अकॉर्डिंग टू ऑथर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद जो रूल्स हैं वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रेसी स्टैंड आउट करेगी, और बाकी कोई भी स्टूडेंट होगा तो उससे आपकी प्रेसी बेहतर होगी। और ये रूल्स आपको कहीं पे भी बुक्स में या कहीं भी आपको ये रूल्स नहीं मिलेंगे, तो इनको अच्छे से नोट कर लें आप सब लोग। पहला रूल हमने लिख लिया था कि जी 1/3, सेकंड जो है थर्ड पर्सन में हम लिखते हैं। उसके बाद मज़ीद रूल्स हैं। तो नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास वो ये है कि जी हम पैसिव वॉइस यूज़ नहीं करते। डोंट यूज़ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। जब आप प्रेसी अटेम्प्ट कर रहे हों तो आप पैसिव वॉइस यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यू हैव टू यूज़ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। अब पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, इनका यूजेज क्यों किया जाता है, पैसिव वॉइस का यूजेज क्यों होता है? बिकॉज पैसिव वॉइस जो सेंटेंसेस हम फॉर्म करते हैं, जो लिखते हैं, उसका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो ये होता है कि जी जब सब्जेक्ट का नहीं पता हो, जब आपको सब्जेक्ट का पता नहीं तो फिर आप
पैसिव वॉइस सेंटेंस यूज़ करते हैं, फिर आप एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं करते। तो पैसिव वॉइस हम क्यों लिखते हैं, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? वो ये है कि जी पैसिव वॉइस आप तब यूज़ करते हैं जब आपका सब्जेक्ट मिसिंग हो, और जब सब्जेक्ट मौजूद है तो तब पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। और जो प्रेसी है उसमें जब सब्जेक्ट ही मिसिंग होगा तो देन आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो वो आपकी जो प्रेसी होगी इट विल नॉट बी इफेक्टिव, जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। सो हमने क्या करना है, हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को यूज़ करना है, ना कि पैसिव वॉइस। ठीक है जी, हम रूल्स को पढ़ रहे हैं। वी हैव टू यूज़ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। मूविंग ऑन, उसके बाद डोंट यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे हम पढ़ते हैं कि जी असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, नेगेटिव, ये डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं। हमने यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने। यहाँ पर नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि जी वी हैव टू बी पेसिमिस्टिक नाउ, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हुआ है वो सेंटेंस हम यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल, वो सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हुआ है वो वाला यूज़ नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें नॉट लगा हुआ है। अब हमने बात यही कम्युनिकेट करनी है लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? इसका अफर्मेटिव सेंटेंस ये हो सकता है कि जी शी वॉज एब्सेंट। अब यहाँ पर नॉट की जगह पे हमने एब्सेंट वर्ड यूज़ किया है और बात वही हो रही है। साथ ही ये भी देखें कि यहाँ पर डिड नॉट है तो मैंने वॉज यूज़ किया है। इट मीन्स कि जी जिस टेंस में आपकी प्रेसी है, जिस टेंस में आपकी प्रेसी होगी उसी टेंस में आपने उसको कंडेंस करके लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेसी है उसमें कुछ सेंटेंसेस हैं पास्ट के तो आपने उसको पास्ट में ही लिखना है, कुछ प्रेजेंट के हैं तो आप उसको प्रेजेंट में लिखेंगे। यानी जैसा टोन है पैराग्राफ्स का वही टोन आपने मेंटेन करना है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जी अगर सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो हम इसको प्रेजेंट सिंपल में लिख सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। अब इसका पास्ट नहीं होगा या फ्यूचर नहीं होगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जी जो नॉट सेंटेंसेस लगे हुए होते हैं उसको हम किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि जी कोई भी कंट्री है उसका हम जिक्र कर रहे हैं, द कंट्री इज़ नॉट रेडी। फॉर एग्जांपल द यूएसए कह लेते हैं हम, इज़ नॉट रेडी टू डील विद द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। अब इज़ नॉट रेडी नेगेटिव है। हमने अभी सीखा कि जी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने, हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इसका अफर्मेटिव क्या होना चाहिए? हम कह सकते हैं कि जी यूएसए और द कंट्री इज़ इल इक्विप्ड या फिर इल प्रिपेयर्ड। तो हमने इसको रिप्लेस कर लिया। तो अभी तक जो हमने सीखा है कि जी हम नॉट यूज़ नहीं करेंगे और एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। इट मीन्स आपसे प्रेसी के अंदर एक सिंपल और एक अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जमर को चाहिए। बस इतना ही आपने प्रेसी के अंदर करना होता है। आगे चलते हैं, रूल्स को डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। और अपलोड होने के बाद ये लेक्चर जो अपलोड हो जाएगा तो ज़रूर इसको आप इस पर फीडबैक लाजमी दीजिएगा आप अपना, और शेयर भी करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। ऑल राइट, उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है
एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि जी आपने क्वेश्चंस पोज नहीं करने। डोंट पोज क्वेश्चंस। अभी हमने बात की कि सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेस चाहिए जिसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क्स नहीं होने चाहिए। ये आपको मेरा ख्याल है कि ये बात इजीली समझ आ रही होगी कि क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है। इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मूविंग ऑन, उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो ये है कि हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ नहीं करेंगे। वर्ड्स लाइक कैन, मे, माइट, वुड, इस तरह का कोई भी सेंटेंस में वर्ड यूज़ हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जी ये तो सभी कर सकते हैं। लाइक पोजिंग क्वेश्चंस इज़ वेरी इजी, तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेंथी सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी होता है। एंड लगा के, बट लगा के, बिकॉज लगा के सेंटेंसेस बना लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी बहुत आसान है। पैसिव के भी बनाना बहुत इजी है। तो इसमें आपकी एफर्ट कोई नहीं लग रही, कोई भी बना सकता है। तो पेपर में आपकी एफर्ट्स शो होनी चाहिए। जब आपकी पेपर में एफर्ट्स शो होंगी तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनर रिवॉर्ड करेगा। सो हमने मॉडल वर्ब्स का यूज़ नहीं करना यहाँ पर। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी आप नोट करें। डोंट यूज़ इंटेंजिबल वर्ड्स। इंटेंजिबल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। इंटेंजिबल वर्ड्स लाइक इफ़, फ्यू, सम, लिटिल, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें क्लैरिटी नहीं है। अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, आपकी बात इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं होती, उल्टा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि इफ़ का क्या मतलब हुआ, फ्यू का क्या मतलब है, सम का मतलब क्या हुआ, लिटिल का क्या मतलब है। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसलिए आपने इंटेंजिबल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। वी हैव टू यूज़ टेंजिबल वर्ड्स। टेंजिबल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, इंटेंजिबल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है जी, प्लीज़ मुझे बता दें कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। इतने ही रूल्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। उसके बाद कंजंक्शंस का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर करेंगे भी तो सिर्फ एक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंजंक्शंस भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो प्लीज़ लेट मी नो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सेशन आपका आज हम यहीं पर ही कंक्लूड कर लेते हैं। और अब अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछें, इंशाल्लाह फिर हम अगर रिस्पॉन्स आता है तो हम नेक्स्ट सेशन भी कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। अभी ये लेक्चर आधा हुआ है या फिर उससे भी कम हुआ है। सो एनी क्वेश्चंस?